राइट। जी नमस्कार योगेश जी। अभी भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का अध्यक्ष बन के है, बहुत बहुत बधाई है आपको। अभी आपका भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का जो भी निर्णय 2 दिन हैदराबाद में आप लोग जो भी अधिवेशन चलाया, यहाँ पे बहुत निर्णय भी लिया। इसका ऊपर जो भी आप क्या क्या डिमांड गवर्नमेंट को ये अधिवेशन का साथ आप लोग डिमांड कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपनी पूरी टीम की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं, जो आपने ड्राइवरों की आवाज़ उठाने वाले संगठन भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के लिए अपना पूरा समय दिया और हमारी बात को अपने दर्शकों तक आपने पहुंचाने का काम किया। अभी पिछले 2 दिन हमारा यहाँ 12 और 13 अप्रैल को हैदराबाद के अजीगुड्डा ज़िले में हम लगातार 2 दिन हमने चिंतन और मंथन किया है, और जिसमें करीबन 13 प्रस्ताव हमने इस मंच के माध्यम से और 18 स्टेटों के जो पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे उनकी उपस्थिति में 13 प्रस्ताव रेजुलेशंस हमने यहाँ पास किए हैं, जिसके अंदर ड्राइवरों के लिए वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवरों को ईएसआई के दायरे में शामिल करना, उनके लिए 20 लाख के बीमा की घोषणा करना, इन योजनाओं को हमने सरकार के सम्मुख रखने का एक यहाँ रेजुलेशन 13 रेजुलेशन हमने पास किए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे अपनी टीम पर इस बात का विश्वास है कि पूरे देश की जो भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की जो टीम है वो इन 13 रेजुलेशंस को सरकार के माध्यम से पास करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम करेगी। रविशंकर जी, हाँ, भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का सेकंड टाइम भी आप महामंत्री बनने के बाद आपको बधाई कर रहा है जनमगंतु चैनल से। अभी आपका प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का भारत में अब पूरा देश में ड्राइवर का क्या इशू में आप लोगों को कार्यक्रम अगले बाद में क्या लेगा, आपका जो यूनियन का मकसद क्या है? पहले है हमारा भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की जो महासंघ है भारतीय मजदूर संघ की इकाई है। निजी परिवहन मजदूरों के कल्याण के लिए हम लोग काम करते हैं। ये महासंघ ने ये चालक के लिए सिर्फ केवल चालक के लिए नहीं है, चालक की परिवार के लिए है। इसकी मतलब होता है कि यही मकसद है, सभी परिवार की कल्याण होना चाहिए, सभी संतोष, और इसके साथ साथ सभी चालकों की परिवार में सभी बच्चे पढ़ाई के अच्छी पढ़ाई होना है, और इसका इंश्योरेंस होना है, हेल्थ होना है। ये ऐसी हमारा इसीलिए हम लोग इसका कल्याण, हमारा कल्याण बोर्ड बनाना चाहिए, इसके लिए हम लगातार लड़ते हैं। और हमारा ध्येय है कि हंसते हंसते राष्ट्र कार्य में शक्ति लगाने वाले हैं जी। हम कितना भी दुख हो, हमारा कितना भी चिंता हो, हमारा परिवार में हमको भी कितना भी परेशानी हो जी, ये बाजू रखे हम हंसते हंसते इस देश को चलाते हैं। देश को चलाते के मतलब गाड़ी चलाता है को जो चालक अगर रुकेगा, देश चलाना भी रुकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये किसान जवान कैसा है, चालक भी ऐसा है। इसीलिए चालक की और चालक की परिवारों की कल्याण के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। इसके लिए जब तक इस देश में नीचे छोटी ड्राइवर भी भूख से नहीं मरना चाहिए। ये किसी लिए ये बता रहा हूँ, तेलंगाना प्रदेश में ये सरकार जो निर्णय लिया है, यह बस में फ्री बस की कर दिया है महिलाओं के लिए, इसकी वजह से ऑटो चालकों का रोजगारी ख़त्म हो गया। ये लोग अभी 62% सुसाइड कर दिया है। इसीलिए कोई नहीं मरना है, इस देश को चलाने वाले अगर मरे देश भी ख़त्म होगा। और एक बात है, इसके लिए वो लोग की कल्याण, वो लोग के संक्षेम हमारा मकसद है। बोलिए। और एक बात है, अभी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का जो भी जितना कर्मचारी, जितना प्राइवेट टैक्सी ऑटो वगैरह चल रहा है ना, इसका बारे में अभी गवर्नमेंट का बिना अभी ओला ऊबर इसका ये भी चल रहा है, इसका ऊपर आपका
क्या आपका थिंकिंग है? ओला, उबर, रैपिडो, यारी, पोर्टर, रेड एम्बुलेंस, ऐसा जो भी हर एक कॉर्पोरेट या कंपनियाँ के आने के बाद सभी अपना चालकों की रोजगारी ख़त्म हो रहा है। किसी लिए कि अभी एग्जाम्पल ऐसी माने सफ़ेद बाइक आए हैं वाइट प्लेट, इसका कुछ कानूनी नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट में, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट और कोई प्रदेश में भी अपना ये नहीं है वाइट प्लेट चला सकते कमर्शियल। ठीक है ये साहब। येलो प्लेट, सुनिए जी, येलो प्लेट ही चलाना है। लेकिन ओला, उबर, रैपिडो आने के बाद ये बाइक चलाने वाले ज़्यादा हो गया है, वो भी इलीगल है। कोई नौकरी करते हैं, कोई किधर भी जाते हैं, जाते जाते इनका पेट्रोल खर्च के लिए ओला उबर यूज़ करते हैं। ये ख़त्म करना चाहिए। ये सरकार क्या सोचते पता नहीं। और एक विषय मैं बताऊंगा, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग बहुत लड़ाई कर रहे हैं और हमारा बात थोड़ा केंद्र सरकार तक पहुंचा। ये अच्छी निर्णय लिया है, सहायक ऐप के नात लाके सभी चालकों की रक्षा करें, इसके नो कमीशन बेस्ड ऐप ऐसे लाते हैं। लेकिन ये सरकार एक गलत किया है, ओला, उबर, रैपिडो को ख़त्म करने के लिए ये किया है तो मानेंगे, ड्राइवर को बचाने के लिए लाए हैं मानेंगे। लेकिन सहायक में केंद्रीय गृह मंत्री ने बाइक भी जोड़ दिया। जी हमें खिलाफ है बाइक के लिए जी। कि बाइक क्यों जोड़ा। जी इसीलिए ये सरकार भी सोचना चाहिए, बाइक इलीगल है, वाइट प्लेट बाइक नहीं होगा। अगर कोई चलना है आप इसको कमर्शियल बाइक बनो, येलो प्लेट बनो, इसका रोड टैक्स लो। अगर बाइक चलाएंगे, ऑटो चलाएंगे, टैक्सी चलाएंगे, इनका मर्जी है, इसका से करना चाहिए। इसलिए हम ओला, उबर, रैपिडो का खिलाफ है। नहीं साहब, अभी हमारा अभी बोला है ना जी आप प्रेसिडेंट जी, अभी ओला उबर का फिर भी सपोर्ट कर रहा है। अब अभी जो बोल रहा है ना, उसका सपोर्ट नहीं करने का। वो जो भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो चलता ही नहीं है बाइक का, उसको एलोपेट लेने से ज़्यादा तो नुकसान अपना कर्मचारी जो भी अपना ड्राइवर है वही लोगों को होता है। इसका बारे में क्या है आपका? मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैंने 1 महीने के लिए आपके घर में एक कमरा किराए पे ले लिया और जैसा 1 महीना हुआ उसके बाद आपने कहा भाई साहब मेरा कमरा खाली करो, तो मैं आपको कहूँगा भाई साहब कमरा तो अब मैं खाली नहीं करूँगा, ये तो मेरा परमानेंट हो गया। तो क्या 1 महीने का किराया देकर मैं आपकी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया? नहीं होता ना, नहीं होता ना। तो ये किस तरीके से गैर कानूनी काम सरकार खुद अपनी परमिशन में करवा रही है। रैपिडो, ओला, उबर, ये जो आपको किराया देते हैं ड्राइवर को, किसने निर्धारित किया? सरकार के रेट के ऊपर ये निर्धारित पे चल रहे हैं क्या? नहीं चल रहे हैं। ये अपने मन मुताबिक रेट चल रहे हैं, जो सरकार को दिखाई नहीं देता। सरकार ने आज से 2014 में, 14 से लेकर आज 25 हो गया, 11 साल में सरकार ने एक भी रेट रिवाइज नहीं किया। क्या पेट्रोल, सीएनजी और जो भी फ्यूल हम यूज़ करते हैं 10 साल, 15 साल, 14 साल पहले और आज के रेट में फ़र्क नहीं है? सरकार सिर्फ अपने आप को श्रमिक हितैषी बताकर इनका शोषण करना चाहती है। और एक है जी, अभी ऑटो और ये ट्रांसपोर्ट का व्हीकल में जो ड्राइवरी काम करता है, पूरा दिन में हायर में लेके गाड़ी चलाता है, उसका ऊपर भी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वाला ओनर का ज़्यादा प्रेशर भी लगा रहा है। बहुत आदमी प्रॉब्लम में, मुसीबत में गिर रहा बोल के भी सुना है। उसका ऊपर भी आपका क्या है? यह आपने एक मेरे मन की बात और इस देश की सच्चाई को इस अपने एक सवाल के माध्यम से रखने का मुझे अवसर दिया। आज इस देश में ड्राइवर की अगर हम संख्या की बात करें, खासकर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में, तो इस देश के अंदर कोई भी ऐसा दूसरा सेक्टर नहीं है जिसमें इतनी भारी संख्या हो। आज ड्राइवर कमज़ोर क्यों है? मैं किसी की गाड़ी को किराए पर चलाता हूँ और मेरी संगठन ने 2 दिन बाद की, मान लो आज हम यहाँ 13 तारीख को बैठे हैं, 15 तारीख को ये आह्वान कर दिया कि सरकार हमारी डिमांड पूरी नहीं कर रही, और 15 तारीख को मैंने हड़ताल, मेरे संगठन ने हड़ताल की घोषणा कर दी। मैं जिस भी व्यक्ति की, चाहे ऑटो चला रहा हूँ, टैक्सी चला रहा हूँ, लॉरी चला रहा हूँ, ट्रक चला रहा हूँ, बस चला रहा हूँ,
उसका मालिक कोई और है, मैं ड्राइवर हूँ और मेरे संगठन ने यह आह्वान करा है ड्राइवर के हित के लिए 15 तारीख की हड़ताल है। अगर मैं उस हड़ताल में गया तो मेरा जो ऑटो का जो मालिक है वो मुझे साफ कहेगा भैया मुझे तो मेरा किराया चाहिए, नहीं तो आप मेरा ऑटो खड़ा कर दो और मैं किसी और ड्राइवर को दूंगा। और इसके विपरीत अगर कभी मालिकों की हड़ताल अगर हो जाए, 1 दिन की बजाय 4 दिन की हड़ताल हो जाए, तो वो 4 दिन मेरी गाड़ी खड़ी रहेगी और मैं मालिक की बिना अपने चाहिए मेरे घर में मेरे रोटी चलाने के लिए चूल्हा ना जले, लेकिन मालिक की ज़बरदस्ती के कारण मैं 4 दिन तक मुझे भूखा रहना पड़ेगा, मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं देश का ड्राइवर अपने मालिकों के अधीन है और इसी कारण आज हम देश में कमज़ोर हैं। जी। सरकारें किन से बात करती हैं? सरकारें हमेशा मालिकों से बात करती हैं, ट्रांसपोर्टरों से बात करती हैं, कभी ड्राइवर से आज तक किसी भी सरकार ने बात करने की हिम्मत नहीं करी। सही है साहब, मगर आप लोगों को क्या सोच रहा है वो प्रॉब्लम को मिटाने के लिए आप लोग क्या सोच रहा है, क्या है? हमारा मकसद है जो शक्ति जो ताकत ड्राइवर की जो उसका मान सम्मान था उसी को वापस उसी दहलीज पर लाकर खड़ा करना है, क्योंकि इस देश में केवल 3 लोगों को लाइसेंस दिए गए, ड्राइवरों को, वकीलों को और तीसरा डॉक्टरों को। तो जो सम्मान वकीलों का, जो सम्मान डॉक्टरों का, वही सम्मान एक ड्राइवर भाई का भी होना चाहिए, जिसके लिए भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ पूरी ताकत से काम करेगा। जी जी, धन्यवाद रविशंकर जी। देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग ड्राइवर का प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। इसका ऊपर और कश्मीर में भी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपका ऑर्गेनाइजेशन में भी है, आप भी प्रवास किया है कश्मीर में भी, आप 10-15 दिन वहाँ लोकल वालों से मिलकर आप भी बात करके आए। अभी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कुछ हो गया है नहीं, उसका ऊपर आप लोगों का क्या है? धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में एक हम लोग गए हैं, प्रवास किया है, लेकिन उधर ड्राइवरों के लिए केंद्र सरकार और उधर अभी तो बना है राज्य सरकार ने एक बार बातचीत करना है, इसलिए कि जम्मू एंड कश्मीर ये अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। ये धारा हटाने के बाद वो लोग के बहुत अच्छी आर्थिक रूप में अच्छी बनने के लिए वो लोग के चालकों के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन ये लोग की वेलफेयर के लिए क्या विचार करते हैं सरकार? और उधर पहाड़ों में जाना आना बहुत मुश्किल है, इधर हैदराबाद में चलना, दिल्ली में चलना ऐसे नहीं है गाड़ी उधर, लेकिन इनका जान की खतर है वो उधर पहाड़ के बीच में गाड़ी चलाना, क्या ना? इसी जो चालकों के लिए देश में एक ही कानून है, कश्मीर में जो कानून चलता है दिल्ली में हैदराबाद में कन्याकुमारी एक ही कानून है परिवहन के, लेकिन वो लोग का वेलफेयर के बारे में और वो लोग के अभी तक एक बार भी लेफ्टिनेंट गवर्नर और कोई सीएम बुला के बातचीत किया नहीं अभी तक के लोग के साथ, संगठन के साथ। जो हमारा भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ है, ऑल टेम्पो ओनर्स ट्रैवलर्स एसोसिएशन है और ऑल कश्मीरी ट्रांसपोर्टर्स फेडरेशन है, और ऐसे हमारे सभी संगठन से जोड़ के हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों बुलाते नहीं ये सरकार? ये लोग की चिंता क्यों ख़त्म नहीं करते ये पता नहीं, इसीलिए ये करना चाहिए। और विषय है दूसरा, ये पहाड़ में काम करने वाला अरुणाचल है और मेघालय है, सिक्किम है। अरुणाचल मेघालय का ठीक है, लेकिन सिक्किम में भारत की कानून बहुत कम चलती है। उधर वही लोग बोलते हैं अरे भाई ये भारत की कानून इधर नहीं चलेगा। क्या भारत क्या है, सिक्किम क्या है? लेकिन इसकी वजह से सिक्किम में जो एसोसिएशंस, जो यूनियंस, पंजीयन भी नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम होता है सिक्किम में। हम खुद गए हैं सिक्किम में, बातचीत किया है चालकों से, ये चालकों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इकट्ठा नहीं होना है, इसका पंजीयन भी नहीं होता यूनियन, ये विषय क्या है? इसके बारे में भारत सरकार एक बार विचार करना चाहिए और सिक्किम सरकार भी सभी संगठनों से बात करके इसको पंजीयन करते हुए सभी इनका श्रमिक संगठन से और ट्रांसपोर्ट फेडरेशन से सब हमको भी बुला के बात करना चाहिए। ऐसा
पूरा मिलके कुल मिलके पूरे देश में सभी चालकों का जो जीवन दिक्कत में पड़े हैं, इसीलिए कि कानून बदल रहा है, भारत सरकार की कानून बदल रहा। और इसके साथ साथ अगर इससे कानून बदलने के बाद अगर उस प्रदेश सरकार के कुछ कमाई होते तो आर्थिक रूप में कुछ लाभ हुए तो कानून अमल करते हैं। अगर प्रदेश सरकार भी कुछ ध्यान नहीं दे रही लोग का वेलफेयर में, इंश्योरेंस रेट 50% बढ़ गया है और नेशनल हाईवे में टोल गेट में टैक्स लेता है और ग्रीन टैक्स लेता है, रोड टैक्स लेते हैं, प्रोफेशनल टैक्स लेते हैं, टोल टैक्स लेते हैं। इतना टैक्स, इतना तरीका कैटेगरी, और एक राज्य से दूसरा राज्य जाने के लिए गाड़ी, और केरला से आंध्रा में जाना और दूसरा है आंध्रा में, एक महाराष्ट्र में जाना और दूसरा टैक्स लेते हैं। काम जो टैक्स की बढ़ोतरी में थोड़ा कम ज़्यादा है, क्यों ऐसा होना है? इसीलिए हमारा डिमांड है वन नेशन वन टैक्स लगाइए। और आपको गाड़ी का स्क्रैप 15 साल के बाद करते हैं, 20 साल करो, 20 साल का जो भी मिनिमम कम से कम 15 साल का एक ही बार गाड़ी खरीद करते समय इसका जो कितने टैक्स होता है टैक्स ले लो। फिर बात किधर भी गाड़ी पकड़ते हैं, गाड़ी पकड़ के पुलिस चालान, आरटीओ चालान और ये पूरा सभी तरीका टैक्स, इंश्योरेंस है, अपना व्हीकल की इंश्योरेंस है, लेकिन एक व्हीकल चलाने वाला चालकों के इंश्योरेंस नहीं है। और दुर्घटना में ख़त्म होने का और इसको देहांत होने के बाद एक रुपये भी हज़ार करोड़ लाखों करोड़ रुपये मैं बताऊंगा, ये तेलंगाना में और दिल्ली में और महाराष्ट्र में ऐसा जो बड़ी स्टेट में मिनिमम 4000 करोड़ रुपये ये चालकों के माध्यम से सरकार को मिलता है। इसमें 5 पैसा भी ये चालकों के लिए खर्च नहीं करते। क्यों नहीं करते? इतना टैक्स ले रहे ना, इसीलिए इसके लिए टैक्स कम करो और इंश्योरेंस भी चालकों के लिए दे दो। और व्हीकल इंश्योरेंस लेते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस लेने के बाद व्हीकल इंश्योरेंस के माध्यम से और व्हीकल इंश्योरेंस एक एक्सीडेंट होने के बाद ये कंपनियां टैक्स इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन इसको इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं दे रहा है। ये सरकार क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं पूछते? जर्नलिस्ट वाले हमको पूछते हैं साहब, अब वो लोग सरकार को भी पूछना, प्रशासन से हम लोग भी पूछ रहा है। हाँ। ग्लोबल वार्मिंग के लिए 15 साल ही गाड़ी रहना बोल के तो ग्लोबल वार्मिंग का और पोल्यूशन बेस में इसका जो कर रहा है, आप लोगों को वही 20 साल आप लोग पूछ रहा है। 20 साल का बिना आपका जो ड्राइवर और वो प्राइवेट ड्राइवर के लिए उसके लिए नया गाड़ी नहीं तो नया कुछ रूल ले आके उसको अच्छा करने के लिए कुछ प्रोग्राम क्यों नहीं सोच रहा है? हमारा अध्यक्ष जी बताएंगे इसका। इसके पहले मैं एक विषय, आपको गाड़ी है, गाड़ी चलाते हैं आप? हाँ, चलाता हूँ। गाड़ी है? हाँ, चलाता हूँ। मैं भी टैक्सी ड्राइवर करके फिर अभी कर गए, अभी कार बने हैं। ठीक है, नहीं हाँ, काम कर रहा हूँ ऐसे ही। ये भी सुनो काम भाई कर रहा हूँ। साहब जी, अब अपन का गाड़ी है, खुद गाड़ी होता है, ये कमर्शियल प्लेट नहीं है। तो सुनिए भाई साहब, सुनिए, इसका अलग अलग टैक्स नहीं है। ये कमर्शियल प्लेट का टैक्स अलग है। खुद अपन गाड़ी करते ना, मैं मेरा परिवार में मैं गाड़ी खरीद करता हूँ, इसको वाइट प्लेट होता है। कितने टैक्स बनते हैं इसको? कुछ टैक्स ही नहीं है। एक ही बार लाइफ टैक्स लेते हैं, फिर बाद में इंश्योरेंस लेना। लेकिन येलो प्लेट का ऐसे नहीं है। ये शोषण बंद करना है। एक बार सरकार से भी बात करिए, हमारा अध्यक्ष बताएंगे। जी बोलिए भाई साहब। इसमें सबसे बड़ा विषय क्या है? देखिए, मैं आपको हृदय से आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जितने भी आपके हमारे से आज ये सवाल करे जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक ड्राइवर की पीड़ा को आप उजागर करने का काम कर रहे हैं। तो मैं बारंबार आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूं। आपने एक विषय रखा कि सरकार 10 साल कर रही है पॉलिसी। मैं कहता हूं सरकार 5 साल कर दे, हम सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक ऑटो ड्राइवर, एक इलेक्ट्रिक, जैसे सरकार ने कहा, आपने कहा ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सरकार ने 15 साल से 10 साल पे सरकार आ गई। मैं कहता हूं 5 साल पे आ जाओ। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना चाहते हैं,
आज एक ऑटो ड्राइवर अगर इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने जाता है तो सरकार उसकी तरफ से क्या कहती है, सिर्फ टैक्स की छूट दे रही है, रिबेट दे रही है। और अगर आप एक 25 लाख रुपए की पर्सनल गाड़ी खरीदने के लिए चले जाओ तो 6 लाख रुपए और 6,35,000 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। मैं आपके माध्यम से और अध्यक्ष होने के नाते अखिल भारतीय ये जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, आप 50% हमारे साधन की सब्सिडी हमारे को दीजिए। हम अपने सारे व्हीकलों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने को तैयार हैं और आज की डेट में करने को तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। यही बात को वही सीन में आप लोग भी आपका महासंघ से लड़ने से ठीक है। जो भी है अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिस्टेंस में एक एक राज्य में एक एक टाइप का है, पूरा मिला के एक देश में एक नेशन में एक ही वेलफेयर बोर्ड बनाने का आपका मकसद, आपका थिंकिंग वो थोड़ा बता दीजिए हमारा चैनल। वेलफेयर बोर्ड की हमने डिमांड करी केंद्र सरकार से, एक वेलफेयर बोर्ड बनाए थे। वेलफेयर बोर्ड से क्या है, आज मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता मेरे साथ कल कोई दुर्घटना हो जाती है तो मेरे पीछे मेरे परिवार को देखने वाला कौन है। और इस समय मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने हर सेक्टर में काम करने वाले, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो ठेका मजदूर हो, सब क्यों धन्यवाद कर रहे हैं? आपको कुछ मैं सपोर्ट किया है क्या? मैं बता देता हूं, सबके लिए कल्याण बोर्ड बनाए गए, लेकिन एक ड्राइवर एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट क्षेत्र ही इस प्रकार का एक क्षेत्र छोड़ा है सरकार ने जिसमें सबसे ज्यादा संख्या होने के बाद भी आज वेलफेयर नहीं है। मुझे 24 घंटे सड़क पर रहना है। वही है साहब, आप वेलफेयर नहीं है फिर भी धन्यवाद बोलने से मैं सवाल पूछा हूँ, क्यों कर रहा है? ड्राइवर का भला क्या किया है? अगर ड्राइवर का भला करने की बात करो तो चाहे सरकार भाजपा की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या किसी और दल की सरकार हो, हमेशा ड्राइवर को ठगने का काम इन पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है। मैं तो ये कह ही रहा हूँ, आज देश को 70 साल हो गए, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करने का काम नहीं किया। तो इसका मतलब सिर्फ आप ड्राइवर को अपना वोट बैंक समझ के चल रहे हैं, लेकिन आज देश का ड्राइवर बेवकूफ़ नहीं है भाई साहब, और इस बात को समझता है कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टियां ड्राइवर का और उसके वोट का इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्शन में रिजल्ट आने के बाद ड्राइवर कौन है उसको पहचानने से भी मना करने का काम ये सरकारें करती हैं। तो इस जो हमें ये समय दिया गया 3 साल का, हम प्रयास करेंगे कि सरकार को ये बता दें कि ड्राइवर कौन है और उसकी ताकत क्या है, और उसके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाना पड़ेगा। जैसे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लोकसभा में खड़े होकर ये कहा, राज्यसभा में खड़े होकर कहा कि भैया आपके लिए रैपिडो, ओला, उबर की जगह एक सरकारी ऐप लॉन्च करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, इस देश के ड्राइवर को ऐप से पहले वेलफेयर बोर्ड चाहिए। पहले आप वेलफेयर बोर्ड के बारे में सोचें, तब आप ऐप के बारे में सोच के कोई विचार करें। और जो आपने पिछले 10 साल में भी रेट रिवाइज नहीं किए उसको भी आपने लागू करना है। और देखिए वेलफेयर बोर्ड का एक मैं बहुत ही सिंपल आपको एक उदाहरण दे देता हूं, आपने कोई अलग पैसे की जरूरत नहीं है। जो फ्यूल हम यूज करते हैं केवल उसमें आप 1 रुपए सरचार्ज के नाम पे हमारे वेलफेयर के लिए जोड़ दीजिए। आज 90 रुपए का अगर कोई फ्यूल है उसको 91 रुपए कर दें, लेकिन वो 1 रुपया भी हम करोड़ों लोगों के और उनके परिवारों को सुरक्षित करने का काम करेगा। सरकार सबके लिए योजनाएं बना रही है, फ्री की योजनाएं बना रही है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका पहला मुद्दा है कि हमारी सरकार बनेगी तो आपके लिए फलानी सुविधा बस में फ्री कर देंगे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आप केवल चुनाव में नहीं, आप परमानेंट बंद कर दें, लेकिन आप हर ऑटो वाले के कम से कम 1000 से 2000 रुपए मंथली उसकी जेब में आए, ऐसी भी कोई योजना अपनी तरफ से बना के दे, क्योंकि वो भी देश का नागरिक है। जी जी धन्यवाद महामंत्री जी। अलग अलग स्टेट में जो लाइन गाड़ी चलता है, बड़ा गाड़ी, उसका बॉर्डर सिक्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बोल के मैं बहुत बार सुना है। बहुत सारा स्टेट बॉर्डर में भी वो ड्राइवर का और ये बॉर्डर सिक्योरिटी का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये इशू आपका तक पहुंच गया है कि नहीं? फिर उसका बारे में आप लोगों का क्या सोच है? ठीक है, हमारा भी समय हो रहा है। हमें एक विषय बता के दूसरा प्रोग्राम में जाना है जी। हाँ, विषय क्या है? एक टैक्सी वाहन, माल वाहन हो और कोई
पब्लिक ले जाने वाले वाहनों एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की बीच में चेक पोस्ट होता है। जी वही पूछा है। तो आरटीओ चेक पोस्ट होता है। जी। ये आरटीओ चेक पोस्ट में पहले ये लोग का कानून इम्प्लीमेंटेशन करने की पहले कोई बड़ी गाड़ी आए, कोई चालक आए, इनको सताने के लिए ये लोग रेडी रहते हैं। पहले ये लोग के साथ कुछ भ्रष्टाचार करना, कुछ ये लोग का सब कुछ होता है, सब कुछ कागज़ ठीक होता है, लेकिन बीच कुछ बीच में भी रेड स्टिकर नहीं है, 5-6 आवर्स रुकता है, गाड़ी को रुका देता है, ऐसा कुछ बोल के बहाना बोल के इसको सताते हैं। जी। और एक छत्तीसगढ़ बॉर्डर, जी। एक लखनऊ से एक टीवीएस होंडा लेके एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है। चेक पोस्ट में वो गुंटूर आना है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ बॉर्डर, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र आना है। कि इसका एक छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के पास थोड़ा इसके 60 किलोमीटर की पहले एक चेक पोस्ट में बहुत बड़ा ट्रक वो खड़ा किया है चेक पोस्ट वाले, आरटीओ वाले। इसका विषय क्या है? ड्राइवर को बहुत सता के 5-6 घंटे बिताए हैं। जी। फिर बाद में ड्राइवर हमको कॉल किया, हम पूछा क्या हुआ जी, यूपी का ड्राइवर है। हाँ ऐसा क्या हुआ? इनके थोड़ा गाड़ी कितना है उतना है, वेट कितना है उतना है, कितना हाइट है उतना ही है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये गाड़ी का जो लेंथ होता है 20-25 मीटर बड़ा है। जी। इसकी वजह से गाड़ी को रोक दिया। ये क्या विषय है? 25 मीटर अगर कुछ कम ज़्यादा हुए तो गाड़ी सीज करने के लिए, इनको ड्राइवर को बिठाने के लिए कोई कानून में लिख के है क्या? फिर बाद में हम गए हैं, बात किया। बात करने के बाद हमारा अशोक जी नेता थे, अभी नहीं है, तो अशोक जी जाके, मैं भी डायरेक्ट इधर से आरटीओ से बात किया हूँ, हमारा नेता से अशोक जी आ रहे हैं, इनसे बात करो। फिर बाद में मालूम क्या हुआ, एक बाइक वाले आके एक चाय की दुकान जो आरटीओ चेक पोस्ट की पहले गाड़ी रुका है, एक बाइक वाले कोई गांव वाले आके इसको रुके सो गाड़ी को मार दिया। इनको कुछ ना हुआ, लारी का जो बल्ब है वो टूट गया। जी। बाइक भी कुछ ना हुआ, इनका भी कुछ ना हुआ, ट्रक का ड्राइवर भी कुछ नहीं हुआ। ये इसके बारे में कौन कार्रवाई करना है? पुलिस वाले करना है। नहीं तो बाइक की और ट्रक चालक के बीच में कुछ समझौता होना है। ये ऑटो वाला क्यों पकड़ के इसको सताते हैं? या इसे क्या है, कुछ बहाना लेके पैसा के लिए ये बॉर्डर में बहुत उसका ऊपर भ्रष्टाचार कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, बंगाल, त्रिपुरा, उधर से मेघालय उधर जाने का जो मिर्ची की लोड होता है इसका गाड़ी के ऊपर, हमारा अध्यक्ष भी, मैं भी एक बार उड़ीसा आरटीओ वाले इनको साथे थे, उस समय परिवहन आयुक्त को मिले हैं, मिलके इसको रोका दिया है, इसलिए कि बीच में कुछ ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अभी रोका है। और पूरा देश में ऐसा कुछ हुआ तो हम लड़ेंगे। जी, धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा सरकार के सम्मुख और उठाना चाहता हूं। जिस प्रकार से कोई ड्राइवर ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है तो सरकार ने 10,000 रुपये का फाइन कर रखा है। आना रानी, आज मैं आपके माध्यम से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की ओर से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई ड्राइवर शराब पीकर किसी का एक्सीडेंट कर देता है दूसरी गाड़ी वाले का और उसका देहांत हो जाता है, उस केस में सरकार को 20 लाख रुपए का मुआवजा उस ड्राइवर को देना चाहिए जिसकी हत्या एक शराब पीकर
आपका खर्ची ड्राइवर ने कर दी, क्योंकि शराब के रिवेन्यू को कमाने के लिए ये केंद्र सरकार की जितनी भी राज्य सरकारें हैं सब दारू के व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन है, अगर कोई शराब पी के किसी ड्राइवर के ऊपर अपनी गाड़ी से टक्कर मार के उसकी हत्या करने का कोई काम करता है तो 20 लाख रुपए का मुआवजा सरकार को उसके परिवार को देना चाहिए। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद।